हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। ये है सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में बात करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स, जो कि हैं किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टर्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स, एंड इफ पॉसिबल हम आज ही पावर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से आप एक स्कूटी पे एक पतली सी गली से निकलते हो, तो जो ये पतली गली है ये पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, आपकी स्पीड स्लो कर रही है। आप हाईवे से एक पतली गली में जैसे ही जाते हो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो होगी? तो सबसे पहला पॉइंट है, जितना चौड़ा ये रास्ता होगा, जितना ज्यादा एरिया आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। एंड जितनी लंबी ये गली होगी उतना ज्यादा आपके लिए रेजिस्टेंस होगा। जितनी लंबी ये गली होगी, जितने कम टाइम में आप हाईवे में पहुंच जाएंगे, उतना कम रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। राइट? तो दो फैक्टर्स तो हमें समझ में आ गए कि एरिया बड़ा होना चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती है, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको वायर के केस में भी समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अगर ज्यादा एरिया मिलेगा, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर लंबी लेंथ के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है, एक लंबे रास्ते के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है, तो जगह जगह पे रेजिस्टेंस मिलने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, हमें पता चला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। दैट्स इट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। एंड जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, हमें जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि L अपॉन A का रेशियो हमेशा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना ये बढ़ेगा। अगर ये 2 गुना हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर है जिससे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो सकते हैं। उस फैक्टर को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। इसके केस में उसे रो कहा जाता है। इस रो को, दिस रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये हर मटेरियल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि ये कितना रेजिस्ट करेगा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक वायर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर सेम मटेरियल की दूसरी वायर जिसकी लेंथ हाफ हो जाती है, मतलब L/2 हो जाती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाता है, यानी कि 2A हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर पहले वाले का रेजिस्टेंस 4 ओम्स है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। R1 पहले वाले के लिए ले लेते हैं, इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1। दूसरे के लिए ले लेते हैं R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। अब क्योंकि रो मटेरियल सेम है तो रो दोनों के लिए ही सेम होगा। तो पहली वाली इक्वेशन से हमें मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दूसरी वाली के लिए हमें मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू रो, इसकी लेंथ हाफ है पहले वाली की, तो ये L/2 लिख सकते हैं इसे, और एरिया इसका डबल है, ट्वाइस द एरिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू रो L/4A। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 रो L/A। रो L/A की जगह पे हम 4 रख सकते हैं। सो 1/4 इंटू 4 दैट इज 1 ओम। तो हमें सेकेंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मिल चुका है 1 ओम। इफ दिस इज ऑल वेरी क्लियर टू यू, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स को सर्किट में ऐड करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं। एक सिस्टम होता है सीरीज सिस्टम, एक होता है पैरेलल सिस्टम। कई बार इसका कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने
अगर आपने दिवाली की लाइट की माला कभी नोटिस करी हो तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जैसे ही एक बल्ब फ्यूज होता है तो उससे जुड़े हुए काफी सारे बल्ब्स फ्यूज हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये सीरीज में है, एक के बाद एक जुड़े हैं। एक के बाद एक जुड़े होने की वजह से जब एक बल्ब फ्यूज होता है तो सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाता है और आगे तक करंट फ्लो नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ घरों का जो सिस्टम होता है या घरों में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तभी आप नोटिस करते हैं एक बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद भी बाकी सारे अप्लायंसेस नॉर्मली चलते रहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ पैरेलल सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो ये है रेजिस्टर्स इन सीरीज, एक के बाद एक लगे हुए रेजिस्टर्स हैं। तो इनकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आता है ये भी समझेंगे, और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है, अगर बैटरी में से आई करंट निकल चुकी है दैट मींस अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो चुके हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज रेजिस्टर्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू हो चुके हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फ्लो करके इधर तक आएंगे ही आएंगे, राइट। दैट मीन जो करंट यहां से निकल गई है वो पहले वाले रेजिस्टर से भी जाएगी, दूसरे वाले से भी उतनी ही जाएगी, तीसरी वाले से भी उतनी ही जाएगी। और इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल हो पा रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी की वजह से है। उसको मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया है एंड इस सर्किट से करंट को मेजर करने के लिए हमने एम मीटर लगाया है। तो सीरीज रेजिस्टर्स में जो हमने वोल्टेज सप्लाई करी है V, ये वोल्टेज सप्लाई या ये पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी जो है ये तीन जगह पे कंज्यूम हो रही है, V1, V2 और V3, तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, राइट। तो इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो टोटल इस पोटेंशियल के बराबर है, दैट इज V। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से। सो दैट इज व्हाई इसका सम इसके बराबर होगा। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, जो करंट यहां से फ्लो कर रही है, इनटू ये रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। V1 को हम I इंटू R1 लिख सकते हैं। I इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बार अगर करंट यहां से फ्लो करना शुरू हो गई है तो वो करंट हर एक रेजिस्टर से इक्वल ही फ्लो करेगी। अगर 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है तो पहले रेजिस्टेंस से भी 2 एम्पेयर ही करेगी, दूसरे से भी 2 एम्पेयर ही करेगी, तीसरे से भी 2 एम्पेयर ही करेगी, बिकॉज करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर एक बार फ्लो ऑफ चार्जेस शुरू हो जाए तो उसके बाद बीच में उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 100 इलेक्ट्रॉन्स इससे पास हो रहे हैं तो इससे भी होंगे, इससे भी होंगे, बीच में से गायब तो हो नहीं सकते हैं। सेकंड, V2 के लिए हम IR2 लिख सकते हैं एंड V3 के लिए IR3। इसमें से I कॉमन लेकर के हम इसे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं एंड ये I एंड ये I कैंसिल करके R इक्विवेलेंट या R टोटल बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स 3 से ज्यादा होते तो वो भी सिंपली एड अप हो जाते। तो सीरीज के केस में रेजिस्टर सिंपली एड अप हो जाते हैं, कितने भी रेजिस्टर्स हो। अब ये है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सारे रेजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल V, तो ये पोटेंशियल V या ये पोटेंशियल डिफरेंस V इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। बट इस केस में करंट अगर I बैटरी से निकली है तो हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट करंट चले जाए। लेट्स से अगर बैटरी में से 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो हो सकता है इसमें से 300 पास हो जाए, इसमें से 500 पास हो जाए और इसमें से अगेन 200 पास हो जाए, राइट। तो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस या तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए I1, I2 एंड I3। बट ये सारी मिलकर के दोबारा यहां पे I करंट ही आएगी क्योंकि लूप में तो टोटल ओवरऑल 1000 इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो में रहेंगे।
तो ओवरऑल करंट तो लूप की सेम रहेगी I। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड V इज इक्वल्स टू IR हमें पहले से पता है, तो क्या हम इसे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I1 इज इक्वल्स टू यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V ही है बट अपॉन R1। सेकेंड वाले के लिए अगेन V अपॉन R2 एंड थर्ड वाले के लिए V अपॉन R3। नाउ वी कैन टेक V कॉमन, तो इसमें हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा एंड वी कैन कैंसिल आउट V। तो फाइनली हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो दैट मीन्स पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलता है बाय एडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द गिवन रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करने पे उनको ऐड करने के बाद जो आता है वो होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा।